दोस्तों, आंकड़ों में दूसरा यथार्थ भी छिपा है। दोस्तों, राजकोषीय लिहाज से बजट के आंकड़े प्रभावशाली हैं, नई घोषणाएं भी पर्याप्त है, लेकिन एक तरफ बाजार में निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ कर ढांचे के बदलाव विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। दोस्तों, इस तरह के विरोधाभासों से निपटना सरकार के लिए चुनौती होगी। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, बीते 9 जून को सत्ता में आई नई राजग सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। यह बजट कई मायनों में खास है, जो अगले 5 वर्षों के दौरान आर्थिक प्रबंधन के लिए नीतिगत ढांचे का प्रतिबंध है। दोस्तों, बजट की शुरुआत तो सावधानियों के साथ होती है। बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक मुद्रास्फीति का बढ़ता जोखिम। दोस्तों, बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा इन 2 वैश्विक जोखिम का उल्लेख दर्शाता है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और इन वैश्विक जोखिम के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन जोखिमों के बावजूद भारत के विकास की गति बनी रहेगी, लेकिन इसके लिए एक स्थिर व व्यापक आर्थिक व्यवस्था, टिकाऊ ऋण और घरेलू निवेश व उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकताएं बताई हैं। दोस्तों, इनमें उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। दोस्तों, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। दोस्तों, हाल में वर्षों के बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार बजट में रोजगार, कौशल विकास, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्यम MSME एवं मध्य वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। दोस्तों, बजट में रोजगार बढ़ाने या निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के संबंधित जिन 5 योजनाओं की घोषणा की गई है, दोस्तों, वे समावेशी विकास और सामाजिक विकास के लिए सक्षम ढांचा बना सकती है। ये घोषणाएं इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि बेरोजगारी इस समय देश के सामने सबसे गंभीर एवं व्यापक आर्थिक समस्याओं में से एक है। दोस्तों, कौशल विकास, पारिस्थितिकी तंत्र और रोजगार के अवसरों के बीच अंतर को पाटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य में 2 ट्रिलियन यानी 20 खरब रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की भी घोषणा की है। दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है। दोस्तों, कौशल के परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पाठ्यक्रम, सामग्री और डिजाइन उद्योग की ज़रूरतों की अनुरूप हैं। दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए में से राज्य सरकार 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा, जिसमें उसके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड भी शामिल हैं। दोस्तों, इस बजट में अगली पीढ़ी के सुधारकों से संबंधित कई घोषणाएं की गई हैं। ये सुधार भूमि, श्रम, पूंजी, केंद्र राज्य समन्वय और प्रौद्योगिक उद्योग से संबंधित हैं। दोस्तों, बजट में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने की खातिर सक्षम ढांचा बनाने पर भी जोर दिया गया है। दोस्तों, इनमें से अधिकांश सुधारों का क्रियान्वयन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। खास तौर पर भूमि से संबंधित कोई भी सुधार राज्य सरकारों को ही करना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार भूमि पर अधिकार जमींदार और किराएदार के संबंध सहित भूमि का स्वामित्व और किराए के संग्रह, कृषि भूमि का हस्तांतरण तथा भूमि सुधार राज्य के अधिकार
क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों पिछले 2 दशकों में भूमि एवं भूमि बाजार में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति है। दोस्तों कुछ अन्य राज्यों में भी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक बड़ी कामयाबी है। इस संबंध में राज्य स्तर पर व्यवहारिक भूमि संबंधी नीतिगत सुधारों के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय नीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस मामले में केंद्र सरकार केवल राज्यों को सक्षम बना सकती है। ये सुधार केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ऐसे सुधार के कार्यान्वयन की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों इस बजट में आयकर ढांचे में इस तरह परिवर्तन किया गया है कि आयकर भुगतान के बाद लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा बचा रहे। इसके लिए मूल छूट सीमा को बढ़ाया गया है, जिसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया गया है। दोस्तों इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती में छूट सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दी गई है। दोस्तों बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की गई है। चूँकि आधुनिक कर प्रणाली सरल और प्रशासन में आसान है, इसलिए आयकर अधिनियम की समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है दोस्तों, जिससे आय वितरण के निचले छोर पर रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। हालांकि आयकर व्यवस्था वेतनभोगी और मध्य वर्ग के हाथों में कर चुकाने के बाद अधिक आय प्रदान करती प्रतीत होती है। दोस्तों चूँकि ज़्यादातर लोग नई सरकार कर व्यवस्था चुन रहे हैं, नए बजट के प्रावधानों के अनुसार अपनी आम लोगों के हाथ में ज़्यादा खर्चा योग्य आय बचेगी, जिससे उन्हें महंगाई से निपटने में भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की दर से बदलाव उन बदलाव के अनुरूप नहीं है जो हाल के वर्षों में हमने वित्तीय बाज़ारों में देखा है। दोस्तों भारत के वित्तीय बाज़ार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से बदलाव की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों पिछले 3 वर्षों में जब भी देश से पूंजी का बहिर्गमन हुआ है, खुदरा निवेशकों ने ही मदद की है। दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि निवेशकों की विरोधाभासी संकेत दे सकती है तथा शेयर बाज़ारों के आधार पर बढ़ाने के बड़े नीतिगत लक्ष्य के विरुद्ध दिख सकती है। मगर राजकीय हिसाब किताब के लिहाज से बजट के आंकड़े प्रभावशाली रही हैं। दोस्तों राजकीय विवेक के साथ चलते रहना होगा और केंद्र सरकार के ऋण और घाटे को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रावधान अधिनियम के अनुरूप काम करना होगा। दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी।